स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चौरहे। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां पर सियासत में एक नया इतिहास लिखा गया है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 28 और मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया और जोरदार जीत दर्ज की। शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहले से मौजूद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित, सुबोधकांत सहाय, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ पहुंचे। केंद्र सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने शपथ कार्यक्रम में शिरकत की और नई सरकार को बधाइयां दी। नया सरकार को आज का शपथ ग्रहण के अवसर पर केंद्र सरकार के ओर से शुभकामना देने के लिए मैं आया हूं। हालांकि कोहरे की वजह से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की फ्लाइट लेट हो गई, जिसके चलते वो कार्यक्रम में देर से पहुंचे। नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में 12 जेडीयू से, 12 आरजेडी से और 4 कांग्रेस के मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन सभी की निगाहें थी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सबसे चर्चित चेहरे लालू यादव के दोनों विधायक बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव रहे। लालू यादव के दोनों बेटे पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री भी बन गए। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि मंत्री पद की शपथ लेते समय तेज प्रताप यादव थोड़ी गलती जरूर कर बैठे। तेज प्रताप यादव ने अपेक्षित शब्द को उपेक्षित पढ़ दिया, जिस पर राज्यपाल ने न सिर्फ उन्हें टोका बल्कि फिर से पढ़ने की भी हिदायत दी। समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ ग्रहण समारोह में लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचा और इस मौके पर अपने दोनों बेटों को शपथ लेते देख राबड़ी यादव भी भावुक दिखाई दी। पटना के इस गांधी मैदान में ये क्षण ऐतिहासिक थे, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण में एक खास ऐतिहासिक बात यह भी थी कि एनडीए के खिलाफ खड़े तमाम दल एक मंच पर एक साथ यहां पर नजर आए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गैर बीजेपी दलों का भी जमघट दिखा। बिहार में चुनाव पीएम मोदी बनाम नीतीश कुमार था और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला ने तो नीतीश कुमार को दिल्ली की तैयारी करने की सलाह भी दे डाली। मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी को तैयारी करनी चाहिए अब दिल्ली आने की और प्रधानमंत्री बनने की। देर से ही सही, लेकिन कार्यक्रम में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गांधी मैदान पहुंचे। नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक दलों से भी बेहतर संबंध है और यही कारण है कि एनडीए का घटक दल होने के बावजूद पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी कार्यक्रम में पहुंचे। अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को लगता है कि बलात्कार का मामला संजीदा नहीं लगता, क्योंकि इसीलिए उन्होंने एक पीड़िता को जब वो खुद से मिलने के लिए आ रही थी तो उन्होंने कह दिया कि शोहरत हासिल करने का ये तरीका भर है। लेकिन उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिल गई। ये भी मालूम है कि जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखेगी। ये निचले स्तर का बयान यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान का है। दरअसल कानपुर में एक कार्यक्रम में आजम खान के पास रेप की पीड़ित एक महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची।
लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने उसे रोक लिया। इस पर कार्यक्रम में थोड़ा हंगामा हुआ और शायद यही बात मंत्री आजम खान को नागवार गुजरी और उन्होंने मंच से ही पीड़ित महिला पर शोहरत हासिल करने का तंज कस दिया। आजम खान के इस तंज से पीड़िता इतनी डर गई कि अब वो आजम खान से शिकायत करना ही नहीं चाहती। आप नहीं जा सकते उनके पास क्योंकि हमें वो सही नहीं लगे। आजम खान इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, फिर चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा रहा हो या फिर सांप्रदायिक दंगों का, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री इसको हर बार नजरअंदाज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज सवाल किया है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर राज्यपाल को उनके पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को नोटिस जारी किया है। राम नरेश यादव पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप है और इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है। राम नरेश यादव के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में केंद्र सरकार से पूछा गया है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राज्यपालों को हटाने के लिए एक अलग से गाइडलाइन होनी चाहिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे पर भी आरोप थे और बाद में उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। यही नहीं, इस मामले में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ईस्ट एशियन समिट और एशियन इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद 8 बजे मलेशिया रवाना होने वाले हैं और 5 दिन का ये उनका विदेश दौरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया और सिंगापुर का 5 दिन का ये दौरा कई मायनों में अहम होगा। कुआलालंपुर में 21 नवंबर को पीएम मोदी 13वें एशियन इंडिया समिट और 10वें ईस्ट एशियन समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करना है। दौरे के अगले दिन यानी 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी रामकृष्ण मिशन जाएंगे, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मलेशिया में रह रहे 2 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों के साथ कम्युनिटी प्रोग्राम के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मलेशिया से सिंगापुर जाएंगे, जहां पर सिंगापुर के नेताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा सिंगापुर के इन्वेस्टर्स के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसके बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 23 तारीख तक के अब सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ये जानने की कोशिश होगी कि दरअसल शीना के मर्डर की वजह क्या थी। पीटर मुखर्जी अब अगले 4 दिनों तक सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे और उम्मीद है कि शीना बोरा मर्डर केस में पीटर कई अहम राज खोलेंगे। पीटर को सीबीआई ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। वो ऐसा कहते हैं उनके पास कोई उनके बेटे का राहुल का और उनका कोई कॉल रिकॉर्ड है जिसकी तहकीकात उनको करना है कि ये उस पे जो बात हुई है वो सच है या नहीं सच है, उसके पीछे क्या, अगर सच में ऐसी बात हुई है तो उसके पीछे क्या राज है वो देखना है उनको। कोर्ट में जिरह के दौरान सीबीआई के वकील ने दावा किया कि शीना के मर्डर की पूरी जानकारी पीटर मुखर्जी को थी। सीबीआई ने कोर्ट में कॉल डिटेल के आधार पर यह भी साबित करने की कोशिश की जिस दौरान शीना की हत्या की गई उस दौरान पीटर लगातार आरोपियों से बात करता रहा। इस बीच इंद्राणी समेत 3 अन्य आरोपियों को 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई को लगता है कि शीना की हत्या संपत्ति विवाद का नतीजा है। शीना को इंद्राणी ने दिल्ली में एक फ्लैट गिफ्ट दिया था, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं किया था। इस बीच पीटर और इंद्राणी ने अपनी वसीयत भी अपनी गोद ली हुई विधि बेटी के नाम कर दी थी। इसी विवाद के बीच शीना की हत्या की साजिश रची गई। और अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक इंस्पेक्टर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जहां पुलिस इसे पार्किंग के लेकर हुआ विवाद बता रही है और उसके बाद की हत्या की घटना बता रही है, तो वहीं इंस्पेक्टर के परिजन इसे साजिश के तहत की गई हत्या बता रहे हैं। यूपी में अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बीती रात यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। इंस्पेक्टर अनिल सिंह फिलहाल सस्पेंड चल रहे थे और प्रतापगढ़ के वैष्णवी होटल में ठहरे हुए थे। इसमें हम लोगों ने वहाँ घटना काफ़ी दुखद हुई थी और इसमें हम लोगों ने रात भर मेहनत करने के बाद पूरी जानकारी कर ली और जानकारी करने के बाद घटना में जो अभियुक्त थे उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं। मोटरसाइकिल और कट्टे भी बरामद कर चुके हैं और आज मुलजिमों को हम लोग जेल भेजेंगे और इसके अलावा
इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी है कानून के तहत हमको परमिसिबल है उसको हम लोग करेंगे। हालांकि अनिल सिंह के परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत पहले उन्हें सस्पेंड किया गया और अब उनकी हत्या हो गई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। क्योंकि ये करीब 15 दिन से कुछ ज़्यादा परेशान थे और भी कि हमें जान का खतरा भी है। ये पहली बार नहीं है जब पुलिस वालों को बदमाशों ने निशाना बनाया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। घर पे कुछ इन्होंने बताया। रिसर्जेंट राजस्थान समिट, ऐसे में प्रदेश सरकार को इससे काफी उम्मीदें भी हैं। तकरीबन 3 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद सरकार इससे जता रही है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि इस समिट से प्रदेश को विकास में एक नई ऊंचाई मिलेगी। जयपुर में आज रिसर्जेंट राजस्थान का दूसरा दिन था। इस मौके पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मध्यम दर्जे के उद्योगों को ज्यादा तरजीह देने की वकालत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार शुरू करने और ग्लोबल चुनौती से निपटने में मदद करेगी। But was made an announcement which is extremely valuable to us here in Rajasthan, and on behalf of all of us present here today, I want to thank you for having taken the trouble. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भी वादा किया कि केंद्र की तरफ से इस तरह के मझले उद्यमियों को पूरी मदद दी जाएगी। राजस्थान का हमें विकास करना है, क्योंकि राजस्थान का नेतृत्व, राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा मिला है जो हमें आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सतत प्रयास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वसुंधरा सरकार का दावा है कि इस समिट में तकरीबन 295 एमओयू से प्रदेश में 3.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 2.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।